नमस्कार। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्ष थे जब कांग्रेस स्थापना के साथ ही देश भर में राष्ट्रीय चेतना के स्वर उठने लगे थे। तब उसकी गूंज विंध्य में भी कुछ गूंजने लगी थी। जहां सदियों तक राजशाही आबाद थी, वहां के युवाओं के मन में अब राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, उत्तरदायी शासन और समानता की भावना के बीजों का अंकुरण होने लगा था, जिसके फलस्वरूप स्थापना हुई बघेलखंड कांग्रेस कमेटी की, जिसने न यहां केवल राजनीतिक चेतना और आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव रखी, बल्कि यहां की जनता को एक सशक्त आवाज भी थी, जिसने विंध्य में लोकतंत्र की नींव रखी। तो आज कहानी विंध्य में कांग्रेस के उदय और फिर स्थापना की। आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह ही विंध्य में भी नव जागरण काल में हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके साथ ही गांधी युग का प्रारंभ हुआ। उस समय विंध्य के कुछ गिने चुने शिक्षित युवा जो रीवा से बाहर इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, कांग्रेस की गतिविधियों से गहराई से प्रभावित हुए। इनमें से प्रमुख थे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, राजभानु सिंह तिवारी, हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह और लाल यादवेंद्र सिंह। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और राजभानु सिंह तिवारी ने पहली बार रीवा और विंध्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लिया था। हालांकि कमेटी ने लाल यादवेंद्र सिंह जी का नाम प्रस्तावित भी किया था, लेकिन किसी कारणवश वे जा नहीं सके थे। उसके पहले 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन और प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया था, जिसके फलस्वरूप देसी रियासतों में भी कांग्रेस की शाखाएं स्थापित होने लगीं। पहले पहल अजमेर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई और बघेलखंड क्षेत्र को उसी के अंतर्गत रखा गया। लेकिन कहां अजमेर और कहां रीवा, इसीलिए रियासत में कांग्रेस का कार्य सुचारू ढंग से चलाने के लिए हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह के प्रयासों के चलते पंडित नेहरू की मदद से 30 मई 1931 को कटनी की एक धर्मशाला में बघेलखंड कांग्रेस कमेटी की विधिवत स्थापना की गई। इस कमेटी के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया के बघेलखंड पॉलिटिकल एजेंसी की रियासतों को रखा गया था। इस कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने लाल यादवेंद्र सिंह, जबकि कप्तान अवधेश प्रताप सिंह महामंत्री और राजभानु सिंह तिवारी पहले कोषाध्यक्ष बने। पंडित शंभुनाथ शुक्ल कार्यकारिणी के सदस्य बने। उस समय कांग्रेस से जुड़ने वाले बहुत कम लोग थे। अब कमेटी तो स्थापित हो गई, लेकिन उसके कार्यालय के लिए भवन की जरूरत थी। तब कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता मुंशी राम कुमार ने घोघर मोहल्ले का अपना मकान पार्टी को समर्पित कर दिया, जो उस समय से अब तक कांग्रेस भवन के नाम से जाना जाता है। हालांकि कांग्रेस से जुड़ने वाले लोगों में सभी वर्गों के लोग थे, लेकिन पार्टी की स्थापना के साथ ही इसमें पवाईदार वर्ग का प्रभुत्व हुआ करता था। ऐसा क्यों था, इसका भी एक कारण था, जिसके बारे में आइए हम जानते हैं। दरअसल 1927 में यूरोप यात्रा से लौटकर आने के कुछ समय बाद ही रीवा महाराज गुलाब सिंह ने रियासत में नए पवाई रूल्स लागू किए थे। इन पवाई रूल्स के कई प्रावधानों से यहां का सामंत वर्ग नाराज चल रहा था। उसे ये लग रहा था कि ये रूल उनके पैतृक अधिकारों में कमी और उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। इसलिए धीरे धीरे यहां का पवाईदार वर्ग रीवा महाराज के विरुद्ध एकजुट हो रहा था। इन पवाईदारों का नेतृत्व कर रहे थे बैकुंठपुर के इलाकेदार हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह। दरअसल नए पवाई रूल्स के अनुसार संतानहीन जागीरदारों की पवाई जब्त करने का आदेश था, जिसके कारण राज्य द्वारा कुछ पवाइयां जब्त भी की गई थीं। जिसके बाद हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह ने इस रूल को काला कानून कहते हुए इसके विरुद्ध आंदोलन की योजना बनाई, लेकिन सामंतवाद वर्ग रीवा महाराज के प्रत्यक्ष विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिसके बाद हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह को रीवा छोड़कर प्रयाग जाना पड़ा। वहां रहकर वो इसके विरोध में आवाज उठाते रहे। चूंकि इलाहाबाद उस समय राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, तो वहां रहते ही उनके घनिष्ठ संपर्क कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं से हुए और ये प्रमुख आधार बना विंध्य में कांग्रेस की स्थापना का। इसी समय रीवा के अवधेश प्रताप सिंह और लाल यादवेंद्र सिंह सहित कुछ छात्र इलाहाबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटे और वहां के राष्ट्रीय आंदोलनों और राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होते हुए कांग्रेस से जुड़ गए। इन पर कांग्रेस के राष्ट्रवाद का एक प्रभाव तो था, लेकिन वे स्वयं पवाईदार परिवारों से संबंधित थे। इन सब ने मिलकर चुरहट के राव साहब
लाल शिव बहादुर सिंह को अपना अध्यक्ष बनाते हुए रीवा महाराज के समक्ष अपनी कई मांगों को लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि रीवा दरबार की तरफ से तत्काल उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन असंतोष इतना था कि पवाईदारों द्वारा आंदोलन की भी सुगबुगाहट होने लगी। इसी बीच महाराज गुलाब सिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन को उचित नहीं मानते हुए इस योजना को स्थगित कर दिया गया। इस तरह पवाईदारों का आंदोलन अधिक जोर नहीं पकड़ सका, लेकिन उनमें असंतोष बना रहा। परिणाम स्वरूप इस वर्ग के कुछ लोग ऐसे मंच की तलाश करने लगे जिसके माध्यम से अपने हितों के साथ ही दरबार की निरंकुश सत्ता का विरोध भी कर सकें। यद्यपि लाल नर्मदा प्रसाद सिंह इलाहाबाद चले गए थे, लेकिन रीवा महाराज की सभी कार्यवाहियों और आदेशों की खिलाफत वहीं रहकर कर रहे थे। वे इस क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क रखकर उनका मार्गदर्शन भी कर रहे थे। राज्य में सबसे प्रभावशाली पवाईदार वर्ग में असंतोष व्याप्त था। यहां कांग्रेस की स्थापना का उचित वातावरण बन चुका था। ब्रिटिश भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र इलाहाबाद रीवा राज्य से सटा हुआ था और यहां के राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर रहा था। इस स्थिति की व्याख्या करते हुए रीवा महाराज के सलाहकार और रीवा स्टेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रहे सर कोनार्ड कोरफील्ड ने लिखा है कि अन्य राज्यों के विपरीत यहां के इलाकेदार और पवाईदार प्रजामंडल अर्थात कांग्रेस का आर्थिक बोझ उठा रहे थे। उन्होंने आगे अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे राज्य के पुलिस महानिरीक्षक सरदार संतोष सिंह ने बताया कि राज्य का प्रशासन पुराने ढर्रे का था। जमींदार किसान कर के बोझ से लदे थे, देहात के लोग असंतुष्ट थे, राज्य में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा था। इधर राज्य के सामंत वर्ग की भी शासन के प्रति वफादारी कम होती जा रही थी, क्योंकि पवाई रूल्स के माध्यम से उनके पैतृक अधिकारों में कमी की जा रही थी, जिसके कारण उनका मन असंतोष से तप रहा था और वे रीवा महाराज के विरोध में संगठित हो रहे थे। इसीलिए अगर यह कहा जाए कि रीवा राज्य में कांग्रेस पार्टी की स्थापना में शिक्षित राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ ही सामंत वर्ग के हितों के संरक्षण की भी भावना थी, तो यह गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि महाराज गुलाब सिंह इन बदलती परिस्थितियों से बेखबर थे या कांग्रेस की स्थापना के विरोध में थे। उन्होंने तो बघेलखंड कांग्रेस कमेटी की स्थापना का स्वागत किया था। वो महात्मा गांधी और कांग्रेस की सुधारवादी नीतियों से भी अत्यंत प्रभावित थे, जैसा कि उन्होंने आने वाले समय में रियासत में सुधारवादी कार्य किए भी। पर वो कई मर्तबा पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार से हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह के प्रत्यर्पण की मांग कर चुके थे, लेकिन वहां की सरकार वैधानिक अड़चनों का हवाला देते हुए रीवा प्रशासन से इनकार कर देती थी। वास्तविकता में इसके पीछे कोई वैधानिक अड़चन थी नहीं, बल्कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उस समय हारोल साहब ब्रिटिश सरकार द्वारा महाराज गुलाब सिंह के ऊपर महाअभियोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल ब्रिटिश सरकार बघेलखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा नागौद में किए गए झंडे आंदोलन के कारण रीवा महाराज से कुछ रुष्ट चल रही थी, क्योंकि उन्होंने इन आंदोलनकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के साथ ही रीवा राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग रखी। यद्यपि इस मांग का प्रमुख कारण कांग्रेस को पोषित करने वाले पवाईदार वर्ग का असंतोष था, लेकिन इसके साथ ही देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिससे विंध्य भी प्रभावित था और यहाँ के लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस के इस राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। रीवा और सतना जैसे नगर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सत्याग्रह से लोग लगातार जुड़ रहे थे। रीवा प्रशासन भी आंदोलन के दमन के लिए सख्त था। कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पवाईदार वर्ग हतोत्साहित हो गया और यह आंदोलन उग्र नहीं हो सका। महाराज इस समय रीवा में नहीं थे, बल्कि राजनीतिक विभाग से मशवरे के लिए दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने वापस आकर कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को रिहा कर दिया। इस क्षेत्र में कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को महाकौशल प्रांत के बड़े नेता हरिभाऊ उपाध्याय ने अपना मार्गदर्शन दिया था और जबलपुर के प्रमुख अखबार लोकमत ने इसकी खबरों को प्रमुखता से छापा था। बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के इस आंदोलन को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी महत्व दिया और बघेलखंड कांग्रेस कमेटी का प्रभारी
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। इसके साथ रीवा महाराज ने भी स्थितियों में सुधार का आश्वासन दिया। इस आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह ने कहा था कि प्रजा को तलवार देकर बगावत का हक है और जीतने पर वे ही मालिक बन जाते हैं। आंदोलन की समाप्ति के बाद बघेलखंड कांग्रेस कमेटी ने यहां रचनात्मक कार्य प्रारंभ कर दिए। उनके द्वारा यहां चरखा संघ और वाचनालय की स्थापना की गई। उन्होंने अपने संगठन का विस्तार करते हुए बघेलखंड में कांग्रेस की 19 शाखाएं स्थापित की। रीवा राज्य की प्रत्येक तहसीलों में मंडलों की स्थापना भी की गई। प्रत्येक गांव से एक प्रतिनिधि बनाया गया। 1932 तक आते आते यहां लगभग 20,000 लोग कांग्रेस से जुड़ चुके थे। कांग्रेस संगठन के अंतर्गत ही हिंदुस्तानी सेवा दल की एक शाखा रीवा में खोली गई और उसके स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से P.N. दास को भेजा गया। रीवा जिले से एक महिला स्वयंसेवक को प्रशिक्षण के लिए मुंबई भेजा गया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। रीवा के साथ ही नागौद रियासत में भी पंडित नर्मदा प्रसाद के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरोध के बाद भी कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। खैर, जैसा हमने ऊपर बताया था, कांग्रेस पार्टी की यहां स्थापना हो गई और इसके साथ ही यहां के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में यहां की जनता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन ही नहीं, रियासत में उत्तरदायी सरकार के लिए भी लगातार मांग यहां के कांग्रेस नेता करते रहे। इसके साथ ही वो अंग्रेजों के विरुद्ध रीवा के स्थानीय आंदोलनों में भी नेतृत्व करता रहे थे। तो बघेलखंड में कांग्रेस की स्थापना के कारण यहां बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और उसकी राजनीतिक गतिविधियों ने यहां के नवांकुरों को पोषित किया, जो आगे चलकर विंध्य में सोशलिस्ट राजनीति के उभार का प्रमुख कारण बना, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और जुड़े रहें हमसे, यानी शब्द सांची विंध्य से। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।